Good morning, members. This is the sixth lecture for the series that we are undertaking for fixed income securities, specifically for IBBI RVO exams or any other competitive exam for the purpose of valuation topics. Now, the topic for the day is interest rate derivative products covered under the head of again fixed income securities by the IBBI. Right now, I'm going to discuss some of the terminologies in this particular video. First of all, before understanding these questions, it is very important to take or understand the topic that is called interest rate swaps in detail. We have covered that in our classes or sessions. Now I'll try to elaborate or some that particular technical issues of that. Those are theoretical points in these questions. कुछ कोशिश करूंगा मैं कि उन टॉपिक्स को थोड़ा सा रिकॉल किया जाए, बट हाँ, ज्यादा उनको रिकॉल हम लोग यहाँ पे शायद ना कर पाए, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है ना. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर कम्स इज an is a forward contract in which one stream of future interest payment is exchanged for another based on a specified principal amount. जब भी हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट स्पेसिफाइड है और मैं कोई फ्लोटिंग रेट पेमेंट को फिक्स्ड इंटरेस्ट रिसीट के साथ या फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट को फ्लोटिंग के साथ एक्सचेंज कर लेता हूं, स्वैप कर लेता हूं, तो उसी को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप. सर, इसका आंसर स्वैप या करेंसी स्वैप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वही पॉइंट है कि अगर मेरे पास ज्यादा क्लियर टर्मिनोलॉजी अवेलेबल है तो जनरलाइज टर्म्स यूज नहीं होंगी. स्वैप के आगे कई तरह के, वन ऑफ द काइंड इज करेंसी स्वैप्स, अदर देयर आर एन नंबर टाइप्स ऑफ स्वैप्स. सो उससे बेटर जो हमारे पास है कि जब भी एक फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट्स को एक्सचेंज किया जाता है, द टाइप ऑफ स्वैप्स आर कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, है ना. तो ये ज्यादा जनरलाइज टर्म है. ये जो है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नहीं, बल्कि जो आप लोगों के करेंसीज के ऊपर जब स्वैप्स करे जाते हैं, दो अलग अलग देशों के लोगों ने अगर लोन्स लेने हो तो उस टाइम पे जब स्वैप अरेंज किए जाते हैं तो उनको करेंसी स्वैप्स जो बोला जाता है. सेकंड इज कॉल्ड क्वेश्चन 168 is a standardized forward contract, a legal agreement to buy or sell something at a predetermined price at specified in future between parties not known, वर्ड होना चाहिए, नॉट नोन टू ईच अदर. ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो ओवर द काउंटर ट्रेड होते, सॉरी, ओवर द स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे पास ट्रेड होते हैं, और जिसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आज का एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि मैं कल को आपसे एक चीज खरीदूंगा या बेचूंगा, जो कि नेट ऑफ में कल को एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से सेटल ऑफ कर ली जाती है. एक्चुअली में ना तो कुछ खरीदा जाता है ना तो कुछ बेचा जाता है ना. इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, है ना. और इसमें जो है वो एक पार्टी दूसरे से नोन नहीं होती. वेयर एज इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाई पर्टिकुलर सम ऑफ करेंसी, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू बाई $1000 $2000, और उस सिचुएशन में आप अपने बैंकर को जनरली जानते होते हो कि मैंने किससे खरीदना है. उस तरीके के जब एग्रीमेंट्स करे जाते हैं तो उनको जब एक दूसरे को जानते होते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं, जो ओवर द काउंटर करे जाते हैं बेसिकली, इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना. बट द आंसर फॉर दिस इज करेक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट. Are private agreements between two parties to buy and sell an asset on a specified price in future is called forward. Recently just explained. Next is a financial instrument based on an underlying, the value of which is impacted by change in the interest rate. एक अंडरलाइन के ऊपर का मतलब क्या है, किसी और चीज के ऊपर बेस्ड है, मतलब वो कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है. सेकंड, जो इंपैक्ट किसकी वजह से होता है, इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, जो कि इस टॉपिक का भी नाम है ना. इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स एन नंबर की तरह, मतलब अलग तरह के होते हैं, पर इनको बोला क्या जाता है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. नेक्स्ट मेरे पास आता है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आर ऑफन यूज्ड एज. हम नॉर्मली भी जानते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की, तो कैप ऑप्शंस हो गए, फ्लोर ऑप्शंस हो गए, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस की जनरली क्यों यूज किए जाते हैं ये ऑप्शंस, जस्ट टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम द रिस्की पोजीशंस. और रिस्की पोजीशन से अपने आप को बचाने को ही हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं हेजिंग,
इन्वेस्टमेंट के लिए यूज जनरली नहीं करे जाते, डेरिवेटिव्स के लिए नहीं, जनरली द पर्पस ऑफ, और बाई क्लियरली लिखा, बाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स या कंपनीज और इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जैसे वर्ड आया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, तो उसका मतलब क्या आया, हेजिंग। ठीक है, interest rate derivatives can be classified into three categories. Interest rate derivatives are of three categories. इसके ऊपर काफी सारे questions हैं. So first we will understand what type of three categories are there. So you can see on your screen examples of types of interest rate derivatives. There are three. First is called plain vanilla or vanilla. Second one is called quasi vanilla, and third one is called exotic options. The categorizations are like प्लेन वेनिला, वेनिला ये सर कैटेगराइजेशन किस बेस पे है, लिक्विडिटी या कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे ये आपकी जो है वो ऑप्शंस हैं। जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो एक्सोटिक ऑप्शंस होती हैं, जो सबसे कम लिक्विड है वो वेनिला या प्लेन वेनिला होती हैं। ठीक है, जिनमें कम कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल कॉल और पुट ऑप्शंस जो हैं, दैट इज प्लेन वेनिला ऑप्शंस। जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं ज्यादा, जैसे अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस का मिक्सचर सॉर्ट ऑफ, इज कॉल्ड क्वासी वेनिला। एंड थर्ड टाइप ऑफ एक्सोटिक, जो सबसे ज्यादा लिक्विड हैं बट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इज कॉल्ड एक्सोटिक ऑप्शंस। ये जो नाम है वो एक बार के लिए आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसके बेस पे कम से कम 10 12 15 हमारे एमसीक्यूज निकलेंगे। प्लेन वेनिला में आपके पास आ गए इंटरेस्टेड स्वैप, इंटरेस्टेड स्वैप्शन। स्वैप्शन क्या, स्वैप करने की ऑप्शन। अब ये ऑप्शंस एंड स्वैप्स आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग दीज एमसीक्यूज। इफ यू आर नॉट हैविंग, तो उसके लिए पहले आपको क्लास लगानी, सेशंस जो है वो एक बार देखना पड़ेगा, और यू कैन डू द सेल्फ स्टडी। फॉरवर्ड रेट ऑप्शन एंड देन इज इंटरेस्टेड कैप, दीज आर वेनिला ऑप्शंस और प्लेन वेनिला इंटरेस्टेड डेरिवेटिव्स। देन क्वासी वेनिला इज कांस्टेंट मैच्योरिटी स्वैप्स और कांस्टेंट ट्रेजरी स्वैप, सीटीएस और सीएमएस बोल देते हैं, ये क्वासी वेनिला है, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स आर बेस्ड ऑन टू फ्लोटिंग रेट्स। अब आप खुद सोचो कि अगर एक फ्लोटिंग रेट के ऊपर बेस्ड है वो सिंपल है, टू फ्लोटिंग रेट के ऊपर बेस्ड है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इन एरियर्स स्वैप, इन एरियर्स जो स्वैप्स हैं उनको क्वासी वेनिला बोल देते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास है एक्सोटिक, के नाम याद रखने, बड़ी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन एमसीक्यू के साथ साथ ही आती जाएंगी, तो अगर आप ध्यान में रख सकते हो तो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिप्स ऑफ सीएमओ इज एक्सोटिक ऑप्शन। टारगेट रिडेम्पशन नोट, TARN बोल देते हैं इनको हम लोग। उसके बाद है क्रॉस करेंसी स्वैप्शंस एंड देन इज बर्मुडन ऑप्शंस या स्वैप्शंस। तो उनके सिचुएशंस में ये सारे एक्सोटिक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑप्शंस है हमारे पास, बट बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्वैप्स। तो आंसर इज दिस, which of the following classified as interest derivatives? Vanilla is also quasi vanilla and exotic, already understood. Which of the following is example of vanilla derivatives? Plain vanilla or vanilla is one and the same thing. Interested swap, forward rate option, interested cap. Again, if you want to see interested swap, interested forward rate option, and interested cap option is also part of plain vanilla options. Plain vanilla options. Then is an agreement between two parties to exchange fixed interest obligation for floating rate obligation over a period of time. ये A है, ये B है, ये इसको फिक्स पे करेगा, ये इसको फ्लोटिंग पे करेगा, और अपन ने एक्सचेंज कर लिया तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट बेस्ड ऑन अ नेशनल, नेशनल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए नोशनल, नोशनल वर्ड, बेस्ड ऑन नोशनल। नोशनल मींस कि एक्चुअली तो नहीं कोई अमाउंट होता, बट एक नोशनल अमाउंट के ऊपर जो एंटर करे जाते हैं। नोशनल प्रिंसिपल फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड इज कॉल्ड बिटवीन टू पार्टीज, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट बेस ऑन अ notional principle for a specified future period is called forward rate option. The second is interest rate swap, interest rate future, and none of the above. The answer given here is forward rate option. ठीक है, जो हमारे पास फ्यूचर में रेट के लिए जो ऑप्शन एंटर करी गई, फॉरवर्ड रेट, ये दिस इज बेसिकली फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट शुड बी द करेक्ट वर्ड्स। इस आंसर के साथ मैं ज्यादा एग्रीएबल नहीं हूं, हाँ लिखा हुआ जरूर है, इफ यू वांट टू फॉलो दिस यू कैन, अदरवाइज जनरली द वर्ड शुड बी फॉरवर्डेड एग्रीमेंट्स। इनमें क्या होता है कि एक फ्यूचर के टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने जब लोन लेने होते हैं, तो आज से कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर लोन लेना है
तो यहाँ के लोन के रेट्स फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं, इसलिए आज के आज बैठ के हम लोग एग्री कर लेते हैं कि मैं इतने अमाउंट का प्रिंसिपल इतने रेट पे आपसे लोन लूंगा। टेक्निकल वर्ड इज कॉल्ड फ्यूचर रेट एग्रीमेंट, FRAs बोल देते हैं इनको प्रैक्टिकली शॉर्टकट में हम लोग, पर यहाँ पे ऑप्शंस लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं तो रख सकते हो आप लोग। Which of the following is a quasi vanilla derivative? Quasi vanilla is a second level. कांस्टेंट मैच्योरिटी CMS अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने, इन एरियर्स स्वैप, इन एरियर्स स्वैप मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं चाहे, इन एरियर्स एंड कांस्टेंट मैच्योरिटी इज अ क्वेसी वेनिला स्वैप्स। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B। ये थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको। देन 178th क्वेश्चन, is a form of interest rate swap in which the floating payment is based on interest rate at the end of the specified period। इंटरेस्ट रेट स्वैप जिसमें कि फ्लोटिंग पेमेंट जो है वो एंड पे, एरियर्स का क्या मतलब होता है, एंड पे पेमेंट करना। एडवांस या अपफ्रंट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, है ना। जब भी एंड के इंटरेस्ट रेट के ऊपर फ्लोटिंग पेमेंट जो है वो डिपेंड करती है, तो उसको टेक्निकली हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इन एरियर्स स्वैप। अगेन इंटरेस्ट रेट स्वैप इज the word, constant maturity swap is also a swap, forward rate option is या forward rate agreements are also a sort of agreements। ये दोनों भी आंसर्स हो सकते हैं, बट ये क्यों है आंसर, क्योंकि ये ज्यादा स्पेसिफिक है। इंटरेस्ट रेट स्वैप का ही है इन एरियर स्वैप, है ना, पर ये है कि ये ज्यादा स्पेसिफिक है और ज्यादा क्लैरिटी देता है हम लोगों को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। Which of the following is example of exotic derivatives? Again you can have a look, strips of CMO, TAR and cross currency swaptions, Bermuda swaptions। So just look at the answer. Strips of CMS is a exotic, cross currency swaption is also exotic, so answer is correctly both A and B। Now 180th, is an agreement between two parties to exchange interest payments and principal denominated in two currencies। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब दो करेंसीज में लोन्स जाने हो, दो अलग अलग करेंसीज में इंटरेस्ट रेट्स जाने हो, तो उस तरीके के स्वैप्स होते, तो वो भी अगेन द ब्रॉडर टर्म इज स्वैप, बट टेक्निकल नैरोअर टर्म इज कॉल्ड करेंसी स्वैप्स या क्रॉस करेंसी स्वैप्स बेसिकली बोल देते हैं हम लोग इनको। is a derivative in which two counterparties exchange cash flows of one party's financial instrument for those of the other party's financial instrument। अब ये बिल्कुल ब्रॉडर टर्म पे आपसे पूछा गया कि एक पार्टी ए होती है, एक बी होती है, और दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को, या एक के कैश फ्लोज को दूसरा रिसीव करता है, दूसरे के कैश फ्लोज को पहला पे करता है ना। एक पर्सन फिक्स रिसीव कर रहा है, दूसरा फ्लोटिंग पे कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं टेक्निकली, स्वैप। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। फॉरवर्ड में फिक्स्ड होता है हमारे पास, कोई एक दूसरे के आउटफ्लोज को नहीं हम लोग अपने सिर पे लेते हैं, है ना। द स्वैप इज डिटरमिन्ड बाय द interest rate differential of two currencies in the pair that you are holding and is calculated according to whether your position is long or short। The answer is interest rate। Now this point is a bit technical, अगर ये डिटेल में समझना, दिस इज अ फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट, सो इस वीडियो में मैं उतना डिटेल में नहीं इसको एक्सप्लेन कर रहा। अगर आपको सीखना हो तो आप डेफिनेटली यू कैन आस्क मी on by dropping a WhatsApp message on this particular number, और I will discuss in the sessions कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का मतलब है कि दोनों देशों के बीच में जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। शॉर्टकट में अगर बोल रहा हूं, एक्चुअली में वो नहीं होता, मतलब हमें चेक कैलकुलेट करना पड़ता है छोटे से फॉर्मूला से, फॉरेक्स की कैलकुलेशंस होती हैं बेसिकली ये, पर उसमें करते क्या हम लोग कि जब दो कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल निकला, उसी के बेस पे हमारे जो है वो स्वैप्स जो है फिर अरेंज होंगे दोनों देशों के बीच में, है ना। तो इंटरेस्ट रेट की डिफरेंशियल निकलेगा, मार्केट डिफरेंशियल नहीं निकलेगा, एक्सचेंज डिफरेंशियल नहीं निकलेगा, स्वैप डिफरेंशियल नहीं निकलेगा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल निकलेगा दो करेंसीज के बीच का, तब जाके हमारा स्वैप जो है वो हो सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हम लोग जब डिस्कशन करते हैं अपने सेशंस में, तो हम हमेशा बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट स्वैप भी दो अलग अलग प्रेफरेंसेस के अंडर जो बेनिफिट निकलता है उसके बेस पे डिजाइन होते हैं ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत कौन सा है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का क्या मीनिंग होता है सर? मार्क टू मार्केट का मीनिंग होता है कि रोज के रोज जो फायदा नुकसान हो रहा है वो आपके अकाउंट में जुड़ता जाएगा, आपके अकाउंट से कम होता जाएगा, है ना। डेली बेसिस पर इनके सेटलमेंट एक तरीके से होती है ना। एक तो फ्यूचर डेट होगी, पर बेनिफिट नुकसान आपके एमटीएम अकाउंट में या उस मार्जिन अकाउंट में डेली जुड़ता और डेली घटता रहता है। Future contracts trade on financial exchanges, that is also correct, this is not false।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ फ्यूअर डिलीवरी ऑप्शंस देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि उसमें कम डिलीवरी ऑप्शन होगी, आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी ऑप्शंस होती ही नहीं है। देयर इज नो डिलीवरी ऑप्शन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन इन द स्टार्टिंग, बट रादर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ एक्चुअल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन विच डिलीवरी ऑप्शन इज देयर। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिलीवरी नहीं होती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट नहीं है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज मोर लिक्विड देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इनको आप नॉर्मली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक बार अगर आपने एंटर किया तो वो आपको कैंसिल इतनी आसानी से नहीं होता है। द स्वैप इज कॉल्ड डैश स्वैप इफ यू आर द पार्टी पेइंग द फ्लोटिंग लेग एंड देयरफॉर रिसीविंग द। अब ये 2-3 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, 2 क्वेश्चंस 184 185, इसलिए ध्यान से देख लेना है। फिक्स्ड रेट के अकॉर्डिंगली रीड करना है आपने हमेशा। मान लो ए है, ये बी है, ये इसको फिक्स्ड रेट पे करेगा इंटरेस्ट का, ये इसको फ्लोटिंग रेट पे करेगा, तभी स्वैप अरेंज हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं कि एक इसको फिक्स पे करेगा, इसके बदले में फ्लोटिंग पे हुआ, स्वैप हो गया अरेंज। तो जो भी, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, जो आप फिक्स्ड रेट के साथ कर रहे हो दैट विल बी योर पोजीशन। फॉर एग्जांपल, ए इन दिस केस वुड बी कंसिडर्ड एज पेयर, पेयर स्वैप बोले, मतलब ए के हिसाब से इसको बोला जाएगा पेयर स्वैप, बी के हिसाब से इसको बोला जाएगा रिसीवर स्वैप। अगर आपको ढंग से चेक करना हो तो एक बार देख सकते हैं। द स्वैप इज कॉल्ड रिसीवर स्वैप इफ यू आर पार्टी पेइंग द फ्लोटिंग लेग दैट इज ए एंड देयरफॉर रिसीविंग द फिक्स्ड लेग। B is receiving the fixed leg, हाँ correct, B is receiving the fixed leg and B is paying the floating leg, so B will be considered as the receiver, है ना। This is called receiver swap for B। और A के लिए यही क्या बोला जाएगा, पेयर स्वैप, है ना। अगला वही आ गया, स्वैप इज कॉल्ड पेयर स्वैप इफ यू आर द पार्टी पेइंग द फिक्स लेग एंड देयरफॉर रिसीविंग द फ्लोटिंग लेग। टेक्निकल थ्योरेटिकल टर्म्स हैं ये, जो फिक्स के हिसाब से देखना, अगर फिक्स आप पे कर रहे हो तो आपके लिए पेयर स्वैप है ये, अगर फिक्स आप रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए रिसीवर स्वैप है ये। देन मूविंग अहेड, द स्वैप यील्ड या स्वैप रिटर्न, यील्ड इज बेसिकली कैन बी कॉल्ड एज रिटर्न, is determined by computing the price on each leg and then calculating the yield या return of each leg given those values। बोलने का मतलब है कि A है, ये B है, ये एक लेग पे कर रहा है, एक लेग रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में पहले दोनों लेग्स की पेमेंट निकाली जाती है। इसने मान लो 100 रुपए देने हैं, इसने 80 रुपए रिसीव करने हैं बदले में, तो नेट ऑफ में 20 रुपीज पे करने हैं, तभी इसके ऊपर कैलकुलेट हम लोग क्या कर पाएंगे, फिर रिटर्न हमें कितनी मिली, नेट में रिटर्न कितनी मिली। तो द मार्केट इज, ये ईच लेग के ऊपर मार्केट यील्ड नहीं निकलती है, इंटरेस्ट यील्ड भी नहीं निकलती है, उस स्वैप की रिटर्न, उस स्वैप की वजह से हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। हु विल बाय एन इंटरेस्ट रेट कैप, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज इंटरेस्ट रेट कैप, मतलब अपर रेट की ऑप्शन लेना। ये हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि एक 7% के ऊपर हमें रेट ना लगे कल को। ठीक है, तो ये इसकी उसी को जरूरत पड़ेगी जिसने फ्लोटिंग रेट पे करना हो। ठीक है, और रेट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाने के उसको चांसेस लग रहे हैं, है ना। द आंसर इज कंपनी पेइंग अ स्ट्रीम ऑफ फ्लोटिंग रेट पेमेंट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। और रिसीविंग वाले केस में हम लोग फ्लोर ऑप्शन लेते हैं कि अगर मुझे रिसीव करना है इंटरेस्ट रेट और कल को रेट गिर रहे हो तो उस केस में मुझे कम से कम अमाउंट रिसीव हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेयर ऑप्शन, सॉरी इंटरेस्ट रेट फ्लोर। वही आपसे अगला क्वेश्चन है, हु विल बाय इंटरेस्ट रेट फ्लोर, द आंसर इज अ कंपनी रिसीविंग अ स्ट्रीम ऑफ फ्लोटिंग रेट पेमेंट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट। उसको लग रहा है कल को रेट गिर जाएंगे तो कम से कम 4% वो रिसीव करे, इसलिए वो फ्लोर ऑप्शन जो एंटर करती है। व्हाट इज स्पेसिफाइड इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करना पड़ता है हम लोगों को, अमाउंट, रेट, प्री डिफाइंड डेट, वही चीजें लिखी हुई हैं और ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा हमारे डिपॉजिट का, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, एंडिंग डेट ऑफ फ्यूचर इंटरेस्टेड पीरियड क्या रहेगी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको वैसे टेक्निकली फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कहा जाता है, इंटरेस्ट रेट के कंटेक्स्ट में पढ़ना, दिस इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इफ रेड विद फॉरेक्स कंटेक्स्ट देन इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको टेक्निकली फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट शब्द यूज किया जाता है, पर हाँ अगर बुक्स में आपके एग्जाम में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो। What is the basis of swap floating rate? Floating rate का swap में क्या बेस होता है? Generally the base is LIBOR, London Interbank Offer Rate. What is the main factor on which
साइज ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट डिपेंड्स। अब देखो लॉजिकल सी बात है, अगर मान लो नोशनल अमाउंट उसमें जो बीच में इंडल्ज हुआ उस पर्टिकुलर स्वैप में वो 1 लाख का हुआ और 1% का आपको नेट ऑफ में बेनिफिट हुआ या रिसीव हुआ है, पे हुआ, तो आपकी रिसीट जो है वो 1,000 रुपए होगी। अगर नोशनल प्रिंसिपल का अमाउंट 10 लाख का हो, परसेंटेज का बेनिफिट आपको 1% का ही हो, पर आपका जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन सो फॉर। सो पॉइंट इज कि आपका अमाउंट किसकी वजह से इंक्रीज करता है, द आंसर इज द नोशनल वैल्यू कितनी है उस स्वैप में अरेंज, है ना। द टेन्योर की वजह से नहीं, क्योंकि उसकी वजह से तो आपको, आप लोगों को जो पेमेंट्स आनी है इंटरेस्ट की वजह से नेट ऑफ में या पे करना पड़ेगा, रिसीव होगा, वो तो हमेशा अमाउंट ऑफ नोशनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा और फिक्स पीरियड के बाद इंटरवल्स के बाद पेमेंट होती है, ठीक है। तो इंटरेस्टेड स्वैप्स को अगर हम लोग बात करें तो ए ने बी को जो पे करना होगा वो 6 महीने बाद पे करना होगा, तो इसने भी 6 महीने बाद ही पे करना, टेन्योर उसके बाद 6 महीने बाद, चाहे 10 साल का हो, पेमेंट तो 6 महीने बाद ही होगी। तो इंटरेस्ट रेट का टेन्योर के ऊपर नहीं डिपेंड करता, क्रेडिट रिस्क के ऊपर नहीं डिपेंड करता, स्वैप वैल्यू के ऊपर नहीं करता डिपेंड, जो नोशनल वैल्यू। अगर 1 लाख के ऊपर 10% पे करना है इसने, 1 लाख के ऊपर 5% इसने रिसीव करना है, तो नेट ऑफ में नोशनल अमाउंट कितना है उसके बेस पे आपका जो है वो इंटरेस्ट रिसीविंग इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो डिपेंड करेगा। व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्टेड स्वैप, इंटरेस्टेड स्वैप के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। यू मे ईदर पे और रिसीव द फिक्स्ड रेट, यू मे ईदर पे और रिसीव द फ्लोटिंग रेट, द इंटरेस्ट मे बी डिटर्मिन्ड इन एडवांस और इन एरियर्स, द प्रिंसिपल चेंज हैंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्वैप। शुरुआत में द आंसर गिवन इज द प्रिंसिपल चेंज हैंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्वैप। इस आंसर के साथ मैं ज्यादा एग्रीएबल नहीं हूं, बट इफ यू कैन रिमेंबर दिस आंसर देन इट इज प्रीटी मच फाइन, क्योंकि जो इनमें इंटरेस्टेड स्वैप्स में आपके इनिशियली जो है वो प्रिंसिपल जो है वो चेंज, अगर नेट ऑफ में बात की जाए तो बिल्कुल सच बात है कि चेंज नहीं होते हैं, अगर ब्रॉडली बात, इन डेप्थ बात करी जाए तो प्रिंसिपल चेंजेस हैंड्स इन द स्टार्टिंग, है ना। हमारे पास एक बार के लिए बोला जाए तो ये स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि ए बी ये दो पार्टी जो आपस में स्वैप अरेंज कर रहे हैं, तो जब बी ने बाहर मनी लेंडर से लोन लिया होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लोन इज प्रोवाइडेड टू ए, देन ए अगेन प्रोवाइड्स इट टू बी, है ना। तो एक तरह से अगर बोला जाए तो एक्चुअली में जो पैसा है वो बी के पास ही रहा, किसी तीसरी पार्टी के पास नहीं गया। जबकि जब आप बात करते हो करेंसी स्वैप्स की, तो करेंसी स्वैप में क्या होता है कि ए अगर डॉलर का लोन लेके आएगा तो ये डॉलर का लोन फिर दूसरी पार्टी के हाथ में दे दिया जाएगा, और जो दूसरी पार्टी लोन लेगी वो इसके हाथ में दे दिया जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल बेसिस बेसिकली चेंजेस हैंड्स। One advantage of using swaps to eliminate interest rate risk is that swaps are less costly than futures, it is true, are less costly than rearranging the balance sheet. What do you mean by rearranging the balance sheets? Taking the loans again and again. मान लो आप लोगों ने फिक्स्ड रेट पर लोन ले लिया अब मार्केट से, अब आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार फिक्स्ड रेट तो ठीक नहीं है, आई शुड टेक द लोन ऑन फ्लोटिंग रेट। तो क्या बार बार चेंज करते रहोगे, दोबारा से सारी प्रोसीजर करोगे, फिर बैलेंस शीट को रीअरेंज करोगे अपनी को, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। रीअरेंजिंग ऑफ बैलेंस शीट मींस अगेन अगेन इशूइंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड रीपेइंग द लोन्स एटसेट्रा। तो उस केस में चुपचाप से आप अपनी ऑप्शन को किसी और के साथ, फ्लोटिंग के साथ या फिक्स के साथ जो है चुपचाप से स्वैप कर लो, तो काम थोड़ा आसान रहता है ना। आर लिक्विड देन फ्यूचर्स, बिल्कुल ये फ्यूचर्स के कंपैरिजन में लिक्विड भी होते हैं, ठीक है। वन एडवांटेज नहीं, एडवांटेज नहीं है, सॉरी, दीज आर नॉट एडवांटेजेस, है ना। हैव बेटर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देन ऑप्शंस, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुश्किल ही होती है, तो ये नहीं है इनके एडवांटेजेस। ये जो फ्यूचर्स हैं वो ज्यादा लिक्विड होते हैं, जो स्वैप्स हैं वो बहुत कम लिक्विड होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक बार एंटर कर लिया तो लंबे टाइम तक अब वही चलता रहेगा। आर लेस कॉस्टली, अगेन फ्यूचर्स के कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्टली होते हैं, पर ये बैलेंस शीट को रीअरेंज करने से तो कम से कम कम कॉस्टली होते हैं ना, दोबारा से लोन वोन इशू करने से तो कम से कम झंझट से हम लोग बच जाते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्वैप्स टू हेज इंटरेस्ट रेट रिस्क इज दैट स्वैप्स कैन बी, बिल्कुल आर लेस रिस्की नहीं है, बेनिफिट अभी मैंने कहा कि ये कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू फ्यूचर्स, और आर नॉट सब्जेक्ट, बिल्कुल डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है इसमें, जिसके साथ मैंने स्वैप अरेंज करा वो मुझे ना करे कल को पेमेंट, तो डिफॉल्ट रिस्क क्रिएट हो जाता है ना। उसके बाद आर मोर लिक्विड, नहीं है बिल्कुल भी लिक्विड, इलिक्विड है बल्कि बहुत, इनमें कोई इमीडिएटली हम इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
पर इसका ये फायदा है कि अगर मेरा लोन 10 साल का है तो मैं स्वैप भी 10 साल के लिए अरेंज कर सकता हूं। अगर मेरा लोन 2 साल का है तो मैं 2 साल के लिए भी, 6 महीने का है तो 6 महीने के लिए भी अरेंज कर सकता हूं। मतलब कैन बी टेकन फॉर अ लॉन्गर होराइजन टाइम पीरियड। ये इसका फायदा है। डिसएडवांटेज क्या है? अभी अभी हम लोगों ने सीखी, ये डिसएडवांटेज है इसकी, लैक ऑफ लिक्विडिटी, सफर फ्रॉम डिफॉल्ट रिस्क, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। आर डिफॉल्ट आर डिफिकल्ट टू अरेंज फॉर अ काउंटर पार्टी, किसी और के लिए अरेंज करना मुश्किल है, अपने लिए तो फिर भी हम लोग बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग हम लोगों को स्वैप अरेंज हो जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज अ डिसएडवांटेज ऑफ स्वैप। किसी और के लिए नहीं आप ले सकते, लिक्विडिटी नहीं होती इनमें, डिफॉल्ट रिस्क होता है और कॉस्ट भी वैसे ज्यादा होती है, पर दोबारा से लोन लेने से तो कहीं ना कहीं कम होती है। A disadvantage of using swaps to control interest rate risk is that swap cannot be written for longer horizons। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल आपके लॉन्गर होराइजन के लिए होते हैं स्वैप्स, ये डिसएडवांटेज नहीं है। स्वैप्स आर मोर एक्सपेंसिव देन रिस्ट्रक्चरिंग, नहीं, बैलेंस शीट को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना होता है, दोबारा से लोन इशू करने से तो कम से कम सस्ते होते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिसएडवांटेज, सॉरी दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग स्वैप्स टू कंट्रोल इंटरेस्ट रिस्क इज दैट, ये डिसएडवांटेज है। ये आपकी डिसएडवांटेज नहीं है। आपका आया स्वैप्स लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लैक लिक्विडिटी। अ डिसएडवांटेज ऑफ स्वैप्स to control interest risk is that swaps cannot be a disadvantage hedging, sorry, swaps can be written, ठीक है, ये can है इसका, तो ये डिसएडवांटेज नहीं हुई, फिर गलत लिखा हुआ मतलब है ना। ऑल ऑफ द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ स्वैप्स, नहीं, स्वैप्स आर मोर एक्सपेंसिव, दीज आर लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। स्वैप्स लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लैक लिक्विडिटी, ये ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है कि जो भी स्वैप्स होते हैं उनमें लिक्विडिटी जरूर होती है ना, पर ये ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ, ये एक डिसएडवांटेज है कि स्वैप्स आर लैक्स लिक्विडिटी, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आर नॉट डिसएडवांटेजेस, क्योंकि स्वैप्स लॉन्गर टाइम के लिए लिखे जाते हैं, एडवांटेज है इनकी। स्वैप्स ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते एज कंपेयर टू बैलेंस शीट्स, ठीक है, फ्यूचर ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, पर बैलेंस शीट्स को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने से तो कहीं ना कहीं कम ही एक्सपेंसिव है। और थर्ड इज लिक्विडिटी थोड़ी सी इनमें कम जरूर होती है, दैट इज अगेन अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ डिफॉल्ट रिस्क एंड फाइंडिंग काउंटर पार्टीज फॉर इंटरेस्ट और स्वैप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय, मस्ट बी रिमेंबर्ड, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की तरीके से भी ये रिड्यूस हो सकती है, राइटिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंक सर्विंग एज इंटरमीडिएट्स, इन तीनों की वजह से जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है। प्लेन वेनिला स्वैप अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो बड़ा ही ज्यादा लिक्विड हो और जल्दी से सिंपल सा स्वैप जो होता है, प्री डिटर्मिन्ड एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट विद फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट ऑन द नोशनल प्रिंसिपल ऑन स्पेसिफाइड डेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट विद फ्लोटिंग रेट और एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी विद अनदर एंड नन ऑफ द अबव, है ना। तो इन्होंने हमसे पूछा था प्लेन वेनिला स्वैप, बिल्कुल सिंपलेस्ट स्वैप, वैसे ये भी इसी का सिंपलर वर्जन है, ए और बी दोनों ही एक ही चीज लिख दी हुई है यहाँ पे, पर ये है कि ये ज्यादा क्लैरिटी से बिल्कुल डिटेल्ड डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा सिंपल है, बट ये पेपर में नॉर्मली होना नहीं चाहिए। देन आपके पास आता है द पे ऑफ फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर लिंक्ड टू प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, मतलब क्या है इसका आंसर, वोलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है और ये सी भी हो सकता है कि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी जो पेमेंट्स होती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्या वो उसके बाद कोई चीज इशू करनी है, कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या ऑलरेडी पहले से इशूड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आंसर इज प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, चाहे वो लोन्स हैं, चाहे वो किसी करेंसी का, किसी कंपनी का कोई शेयर है, चाहे कोई और इंस्ट्रूमेंट है, पर पहले से ऑलरेडी इशूड जो होती है चीजें उन्हीं को अंडरलाइन बनाकर जो है वो कोई भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो एंटर किया जाता है। A swap that involves the exchange of one set of interest payments for another set of interest payment is called interest rate swap, already done. Principal vanilla swap, interest rate swap, plain vanilla swap. One advantage again already done. Market value of option which is out of money is lesser than zero. Sorry, market value of option which is out of money is ग्रेटर देन जीरो, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ये वैसे ऑप्शन वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, पर जो आउट ऑफ मनी भी होती है उसकी मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर चल रही होती है, क्योंकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के साथ लोग उसमें पैसा जो है वो लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं कई बार। विद दिस
आई एम एंडिंग टुडेस सेशन। आप लोगों ने ये रिवाइज कर लेने हैं, किसी पॉइंट में दिक्कत आती है तो यू आर हैविंग माय नंबर, यू कैन ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन द सेम, आई डेफिनेटली वुड लव टू हैप्पी टू clarify that particular point to you. And for more these videos, do subscribe this channel if you haven't done the same till this particular date, and click the bell icon also, so that you can get the detailed information.